पिछले दिन आप लोग का क्या स्टार्ट हुआ था? जल संसाधन। और जल संसाधन में आप लोगों ने पढ़ा था कि जल संसाधन होता क्या है और आपको जल संसाधन का स्रोत क्या है। ये दो टॉपिक आप लोग पढ़े थे कि सबसे पहले कि जल संसाधन मतलब क्या, कि जल क्या होता है, हमारे पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है, किस क्षेत्र में कितना जल है। उसके बाद आप लोग पढ़े थे कि जल का स्रोत, क्या पढ़े थे? जल का स्रोत का मतलब क्या है कि जल आपको कहां कहां से मिलता है। तो कहां से मिलता है बच्चों? कहां कितने भागों से? 4 से। कहां कहां? हाँ, किसको किसको याद है? हाथ उठाओ। ये तो हाँ बोलिए तो, कहां कहां से? वायुमंडलीय से यानी वर्षा जल। चलिए दूसरा भूमिगत जल। हाँ भूमिगत से 2 हुआ। और वेरी गुड। हाँ बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छा याद है। आपको जो है ना जल 4 जगह से मिलता है। एक सबसे पहला भूमिगत जल, दूसरा होता है वायुमंडलीय जल, तीसरा होता है हाँ महासागरीय, और चौथा क्या होता है? स्थलीय जल कहिए, चाहे उसको क्या कहिए? भूपृष्ठीय जल कहिए, ठीक है ना, या उसको धरातलीय जल कहिए, ठीक है ना। तो ये आपको 4 जगह से जल की क्या होती है? प्राप्ति होती है, जिसमें से हम लोग मृदु जलीय यानी क्या, जो मृदु जलीय यानी जो पीने के योग्य में करते हैं वो किसका? भूमिगत जल का। या दूसरा नदी के जल को क्या करके? साफ करके पानी क्या किया जाता है? लोग पीने योग्य उसको बना करके लोग पीते हैं, ठीक है। आज जो पढ़ेंगे बच्चों वो है कि आखिरकार जल तो है, जल है तो जल का क्या होना चाहिए? वितरण। वितरण का मतलब क्या बच्चों? कि क्या सभी जगह एक समान है, हाँ या नहीं? तो इसका आंसर होगा क्या? नहीं। क्योंकि जितनी भी संपदाएं हैं, प्राकृतिक संपदाएं, ये भी जल भी हमारे क्या है? प्राकृतिक संपदाएं हैं। उसका जो वितरण है ना वो एक समान नहीं है। अब एक समान का मतलब समझ रहे होंगे कि कहीं पर जैसे हम लोग के एरिया में कहीं पर पहाड़ है ही नहीं, और किसी एरिया में जाइए तो केवल पहाड़ ही पहाड़ मिलेगा, है कि नहीं है? किसी एरिया में जाइए तो नदी नहीं मिलेगा, किसी एरिया में जाइए तो खूब नदी मिलेगा। तो क्या वितरण समान है? तो ये डिपेंड करता है कि वहां का भौगोलिक स्थिति कैसा है। क्लियर है? तो उसी के बारे में आज का जो टॉपिक है, तो चलिए। कहता कि जल संसाधन का वितरण, कहता अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में ही है। क्योंकि हमारा जो है ना पृथ्वी है 2 गोलार्ध में, एक उत्तरी गोलार्ध, दूसरा क्या? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या? ऊपर वाला। और दक्षिणी गोलार्ध का मतलब क्या? सबसे। क्योंकि ग्लोब देखे है ना, ग्लोब में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना। ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला क्या? साउथ पोल होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्योंकि वहां पर रीजन है बच्चों कि वो क्षेत्र सबसे ज्यादा क्या होता है? ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सूर्य की प्रकाश बहुत ही कम पड़ती है, जिसके कारण जितना भी वहां का जो समुद्र है, समुद्रीय जल है या जो भी जल है वहां पर, वो सारा का सारा क्या? बर्फ का रूप धारण ले चुका है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या? ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन अभी वर्तमान समय में ग्लेशियर भी धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों? पिघल रहा है, जिसके कारण जल का स्तर क्या होते जा रहा है? समुद्री जल का स्तर क्या होते जा रहा है? ऊंचा होते जा रहा है। और इसका कारण भी मनुष्य ही है, क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी उसकी अधिकांशता होगी यानी बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? CO2 का बढ़ना यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। कार्बन डाइऑक्साइड किस कारण से बढ़ रहा है ये आप भी जानते हैं। बड़े बड़े उद्योग के लगने के कारण, बड़े बड़े मान के चलिए बड़े बहुत सारा जंगलों के काटने के कारण, क्योंकि जंगल जब कट जाएगा तो पेड़ पौधा तो क्या होगा? कट जाएगी। तो पेड़ पौधा तो वायुमंडल को संतुलित रखने के लिए तो हमारा क्या चाहिए? पेड़ पौधा चाहिए। क्योंकि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है इस वायुमंडल में निकलता है, वो सारा का ग्रहण करने वाला कौन? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा को आप क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं, जिससे कारण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो समझिए क्या कहता है। कि अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में है, और इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध
और उत्तरी गोलार्ध को क्या स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या केवल जल ही यानी ग्लेशियर। तो देखते हैं ना, जितना भी पेंगुइन वगैरह रहता है या श्वेत भालू जो होता है वो किधर पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में। जैसे ग्रीनलैंड वगैरह सब हो गया ना, ये सब उधर है। बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर धूप बहुत कम निकलता है, बहुत ठंड वहां होता है, समझ रहे हैं ना। उधर का लोग क्या होता है, गोरा गोरा होता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। क्योंकि जल में क्या है H2O ना, वो की मात्रा क्या है अधिक, हाइड्रोजन की मात्रा क्या है कम। देखिए कल बताए थे ना कि 1 अनुपात क्या है 8, यानी 8 भाग क्या है ऑक्सीजन, एक ही भाग क्या है इसमें हाइड्रोजन है। तो समझिए कि इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा जाता है, जल गोलार्ध, जबकि उत्तरी गोलार्ध को क्या स्थली। क्यों स्थली गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में हाँ समतल भूमि अधिक है, और समतल भूमि अधिक है तो लोग भी इधर रहता है। कहता विश्व के कुल मृदु जल का लगभग 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर या हिमनद के रूप में पाया जाता है। हिमनद का मतलब क्या है, वही ग्लेशियर पूरा। हिमनद मतलब हिम की नदी, तो हिम नदी का मतलब क्या हो गया कि वहां का जो बर्फ है, पानी जो है वो किस रूप में, बर्फ किस रूप में, बर्फ के रूप में। जैसे हम लोग के जम्मू कश्मीर का एक जगह है डल झील, हाँ वहां पर जाइए, थोड़ा सा गर्मी रहेगा तो आप उसमें डल झील में क्या कर सकते हैं, मान के चलिए नाव रहता है, और जब पूरा ठंडा में जाइएगा तो वहां का पानी क्या हो जाता है, पूरा जम जाता है। यानी जैसे बर्फ का टुकड़ा रहता है ना, बर्फ जिसको हम लोग खाते हैं, पानी वाला बर्फ रहता है ना, उस प्रकार से, या बर्फ का जो सिल्ली रहता है ना, सिल्ली देखे ना बर्फ का सिल्ली, उस तरह से वहां का पानी क्या हो जाता है, जम जाता है, क्योंकि ठंडा ज्यादा पड़ता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही तापमान 0 डिग्री से नीचे आता है तो बर्फ पानी क्या होने लगता है, बर्फ जमने लगता है। तो और उस सब का तो तापमान -40 -30 डिग्री सब रहता है, समझिए। तो ऑटोमेटिक है ना कि वहां का जलवायु क्या होगा, वहां का पानी क्या होगा, जमा हुआ रहेगा। तो वही कहता है कि विश्व के कुल मृदु जल का लगभग कितना 75% कहां पर, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर या हिमनद के रूप में पाया जाता है। जैसे हम लोग का एरिया में हिमालय, हिमालय क्या है आपका, पूरा है, बर्फ का क्या है, पहाड़ है ना, हिमालय पड़े है ना, हिमालय क्या है आपका, बर्फ का ही पहाड़ है ना। आप यहां से चले जाइए कुल्लू मनाली जाइए, कश्मीर जाइए, आप यहां पर बगल में, मतलब बगल का मतलब क्या है कि यहां से 500 किलोमीटर की दूरी पर है कौन सा क्षेत्र, बंगाल में, बताइए, नाम सुने हैं, नहीं सुने हैं, सब नाम सुने होंगे। जहां पर लोग घूमने के लिए जाता है, दार्जिलिंग, नहीं सुना है ना दार्जिलिंग, कहां यहां से कितना दूर है, ज्यादा दूर थोड़ी है। तो दार्जिलिंग में जब जाइएगा तो वहां पर ही आपको क्या मिलेगा, पूरा बर्फ वाला, जैसे उसमें स्नोफॉल खेलता है, देखते हैं बहुत सारे फिल्म में दिखाया ना, स्केटिंग करते हुए उस पर, जैसे सनी देओल का फिल्म नहीं है वो देशभक्ति, कौन सा है, माँ तुझे सलाम, है ना, तो माँ तुझे सलाम में नहीं दिखाता है बर्फ का, बर्फ रहता है कि हाँ दिल जले में भी है, बाप रे देखिए दिल जले, समझिए विद्यार्थी, हाँ तो वहां पर क्या रहता है, बर्फ रहता है, तो उस पर क्या स्केटिंग भी किया जाता है वहां पर, यानी क्या वहां खेला भी जाता है, उसका भी एक खेल है, बर्फ पर भी खेला जाता है बच्चों। तो वही कहा था कि यहाँ पर क्या हिमनद के रूप में पाया जाता है, और लगभग 25% भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। कहता कुल भूपृष्ठीय जल का भाग भारत देश की 3 बड़ी नदियों, पिछले क्लास में भी बताए थे कि भारत की 3 प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन सा, उत्तर भारत की सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु तो आप लोगों को बताए थे ना कि पाकिस्तान और भारत के बीच में बहती है, और गंगा हिमालय से निकल करके उत्तराखंड होते हुए काशी, प्रयागराज, बिहार होते हुए बंगाल में जाकर के क्या, जाकर बिहार में जाकर हुगली में जाकर के मिल जाती है।
और ब्रह्मपुत्र तो आप लोगों को बताए थे कहां पर, किस राज्य में, असम में। हाँ, कहां से, चाइना होते हुए तिब्बत आती है और तिब्बत से फिर कहां से प्रवेश करती है, हमारे भारत में। भारत के कौन सा क्षेत्र में, असम राज्य में। कहां पर, ये काफी गहरा नदी है बच्चों, इसमें जल की मात्रा जो होती है ना काफी क्या होती है, अधिक होती है। ये काफी क्या है, गहरा नदी है, पहले बता देते हैं, ठीक है ना। तो कहता है कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र में प्रभावित होता है, कहता ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से है। अब नदियों में से क्यों है, इसका क्या रीजन है, क्योंकि बच्चों इसमें क्या है ना, जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ऐसे तो कोसी भी नदी है ना, लेकिन क्यों इसको 10 को उसमें से क्यों नहीं सम्मिलित किया गया है, क्योंकि उसकी लंबाई भी क्या है, कोसी की लंबाई कम है, कोसी की भी लंबाई क्या है, कम है। यहां से ज्यादा थोड़ी दूर है, कुर्सेला में जाकर के मिल जाती है गंगा में। कुर्सेला एक जगह है जहां पर गंगा जो आती है इधर से भागलपुर तरफ जाती है ना, भागलपुर में क्या है, गंगा नदी बहती है, तो उसमें जाकर के क्या होती है, कोसी नदी जाकर के मिल जाती है। जब आप जाइएगा कभी इधर से सुपौल होते हुए सहरसा जाइएगा, तब आपको कोसी का असली रूप धारण आपको दिखाई देगा। जब वहां पर जब ट्रेन से जब जाइएगा ना बच्चों, तो देखिएगा दूर दूर तक केवल बालू ही बालू है, यानी कोसी कितना विकराल रूप लिए हुए। तब ना कोसी को क्या कहा जाता है, शोक नदी कहा जाता है। उत्तर बिहार की बात करें, उत्तर बिहार का यदि शोक नदी है तो किस नदी को माना जाता है, कोसी को। क्लियर। तो यहां कहा था कि 10 नदियों में से है, इन नदियों को विश्व की बड़ी नदियों में से क्रमशः 8वां एवं 10वां स्थान प्राप्त है। यानी ये जो 2 नदी कौन कौन, एक ब्रह्मपुत्र और गंगा, उसमें किसको ना दिया गया, 8वां और 10 को सम्मिलित ही किया गया है, जिसमें से 8वां स्थान पर और 10वां स्थान पर क्या, ब्रह्मपुत्र एवं गंगा नदी को क्या किया गया, रखा गया। फिर आगे एक सारणी दिया गया है, ये क्या है आपके पास, जैसे सिंधु नदी का देखिए वार्षिक प्रवाह कितना है, 713, जिसका उपयोग कितना हो रहा है, यह आंकड़ा दिया गया है, एक अपूर्णीय भूमिगत जल उपयोग में कितना 24.3। देखिए कौन कौन सा नदी है, सिंधु नदी जो हमारे भारत की है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती और अन्य नदियां। तो सिंधु तो आपको पता चल गया ना कि कहां पर है ना, कहां पर, भारत और पाकिस्तान के बीच में। फिर है गंगा नदी जो हम लोग के बिहार में भी है, एक ही 2 जगह नहीं है, बहुत सारे जगह से गुजरते हुए जाती है, मिलती है जाकर के लास्ट में कहां पर, बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र तो समझ ही रहे, कृष्णा, ये जो गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, ये महानदी है, ये सब क्या है, सारा का सारा दक्षिणी नदी है। क्या है, दक्षिणी। नर्मदा नदी तो जानते ही है, गुजरात में बहती है, ताप्ती नदी। तो ये जो नदियों के जो नाम दिया गया है, जिनका वार्षिक प्रवाह दिया गया है, तो सबसे ज्यादा देखिए सिंधु में तो कितना 713, सबसे ज्यादा नहीं, 713 क्या है, सिंधु का है। 5250 किसका है, गंगा का। 629 क्या है, किसका, ब्रह्मपुत्र का। 1150 है गोदावरी का, 70 है कृष्णा का, कावेरी का 21, महानदी का 68, नर्मदा का 45, ताप्ती का कितना 34, यानी अन्य नदियां मिलाकर 300, यानी कुल कितना है 1900 कितना 52.1 वार्षिक प्रवाह है। वार्षिक प्रवाह का मतलब क्या है, इससे इतना जल क्या होता है, बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और लास्ट में कहां मिल जाता है, सब जाकर के समुद्र में। सबका अलग अलग क्षेत्र है, इधर थोड़ी बंगाल का क्षेत्र है, इधर थोड़ी बंगाल है, ये बंगाल थोड़ी है, इधर कृष्णा नदी सब दक्षिण का है, दक्षिण में कौन सा बंगाल है। क्लियर। अब उसका उपयोग कितना कर रहा है, अब इस उपयोग का मतलब क्या, तो सिंचाई के लिए। अब जल है तो जल का क्या उपयोग कर सकता है, या तो सिंचाई के लिए या बिजली उत्पादन के लिए, 2 ही चीज होगा ना। हम लोग जो जल का उपयोग करते हैं या तो सिंचाई या बोलिए
बिजली उत्पादन, और क्या बोलिए, मत्स्य पालन, और क्या बोलिए, जल का थोड़ी एक ही चीज उपयोग होता है, मत्स्य पालन होता है, सिंचाई होता है, आपको बिजली उत्पादन होता है, और क्या होता है बोलिए, मखान की खेती, ये भी होता है, जल में ही ना मखान होता है। तो बहुत सारे, क्रीड़ा भी होता है, खेल नहीं होता है, नदी में खेल नहीं होता है, तो बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं। फिर है अब कहता है बच्चों क्या, जल संसाधन का क्या उपयोग। अब कहता है जल संसाधन का उपयोग, वितरण तो देख लीजिए कहां कहां मिलता है, अब उसका थोड़ा सा उपयोग भी देख लीजिए कि कहां। तो देखिए कहता कि भारत की आबादी तीव्रतम गति से बढ़ रही है, हम दो हमारे दर्जन, हाँ तो क्या, हम दो हमारे, लेकिन संसाधन क्या बच्चों, संसाधन जो है ना आपका क्या है, सीमित है, लेकिन जनसंख्या क्या हो रहा है, हम दो हमारे 12, ऐसा हो रहा है। देखिए ना कि आपके दादाजी कितना, यदि एक भाई थे तो अब उसमें से कई गो भाई निकला, फिर उसमें से कई गो बच्चा निकला, हाँ देखते जाइए, है कि नहीं है, जनसंख्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, लेकिन संसाधन, जमीन बढ़ रहा है, जमीन बढ़ रहा है। तो वही कहता है कि भारत की जो आबादी है तीव्रतम गति से बढ़ रही है, जिसके कारण जल की मांग भी काफी तेजी से बढ़ गई। स्वाभाविक है, जल का केवल बढ़ेगा, भोजन भी बढ़ेगा ना, क्योंकि जीने के लिए भोजन भी ना चाहिए, और उस भोजन को बढ़ने के लिए क्या चाहिए, जल। सुबह से उठिए शाम तक, हाँ सोने से पहले तक देखिए कि आप जल का कहां कहां उपयोग करते, तो देख लीजिए कि जल का उपयोग कहां कहां है। कहता है कि सन 1951 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्ध कितना, 5177 घन मीटर थी। कब की बात करा, यानी जब हमारा भारत देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था, उस समय की बात है, 47 में आजाद हुआ, 51 की बात है, 4 साल के एक आंकड़ा निकाला कि हमारे जो देश में जो आबादी है उस प्रति व्यक्ति मतलब कि एक व्यक्ति पर कितना घन जल अभी वर्तमान में उपलब्ध है। उस समय की, उस समय तो हमारी जनसंख्या काफी कम थी, लेकिन 2001 में जो आंकड़ा निकाला वह घट करके कितना रह गया, 1800 कितना बचो 29। देखिए कितना, इसका 3 गुना 18 या 54, मोटा मोटी 3 गुना घट गया कि नहीं घट गया। तो समझ सकते कि कितना रेशियो से आबादी बढ़ा कि जल इतना तेजी से क्या हुआ है, घटा है नहीं है। तो कहता कि प्रति व्यक्ति तक पहुंच गई है, संभावना है कि 2025 ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कितना 1342 घन मीटर हो जाएगी, जो काफी क्या गंभीर समस्या उत्पन्न करेगी। यानी क्या कि आने वाले समय में 2025 तो भी है, बीत गया ना, अब तो क्या है 2026 है। तो अभी जो नया आंकड़ा नहीं आया है, अब जो नया आंकड़ा आएगा तो फिर उसमें अपडेट किए रहेगा, तो देखिएगा उसमें कि तब कितना क्या रहता है। क्योंकि बच्चों रीजन है ना, कि रीजन ये है कि जल की कमी आखिरकार क्यों हो रही। एक तो आबादी बढ़ रहा है, आबादी तो बढ़ेगा ही, इसमें आबादी को कोई रोक नहीं सकता है। अब जो आबादी बढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है ना कि घरों का निर्माण अधिक हो रहा है, क्योंकि रहने के लिए तो जगह चाहिए कि नहीं, आवास चाहिए, और आवास जो बनाते हैं तो किसी न किसी क्या जमीन पर ही बनाइएगा ना, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा कि कारखानों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, 2 पॉइंट हुआ। तीसरा आवागमन के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग का निर्माण हो रहा है, अधिक से अधिक। जल मार्ग का आप कहां कोई उपयोग करता है, बहुत उपयोग करता है। पहले हम लोग जब यहां से अपने जिला जाते थे, सुपौल जिला, तो हम लोग जल मार्ग का उपयोग करते थे। मतलब क्या कि कुछ दूर पैदल और कुछ दूर क्या चीज से, नाव से सफर करते। लेकिन आज क्या है, 1 घंटा भी नहीं लगता, सड़क मार्ग बन गया।
तो जिस जमीन पर सड़क बन गया बच्चों, वहां पर तो पेड़ पौधों की संख्या क्या हो गई, कट गई। आपको पता है कि बार बार आप लोग को कहते हैं कि पेड़ पौधा जो है एक प्रकार का क्या देता है, एक पेड़ पौधा का जो जड़ होता है एक प्रकार का पानी को भूमिगत होने के लिए एक रास्ता देता है, और आप उस पेड़ पौधा को क्या कर रहे हैं, तो भूमिगत जल क्या होगा, कमी होगी। अब पेड़ पौधा जिस क्षेत्र में कट जाता है वहां पर ऑटोमेटिक वर्षा की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और जब कम होगी तो वहां का धीरे धीरे उस क्षेत्र में तो लोग रहेगा, पानी तो चाहिए ही चाहिए, निकालेगा ही नलकूप के माध्यम से। दिन प्रतिदिन क्या होते जाएगा, जल की मात्रा और क्या होगी, घटेगी। इसलिए अपने क्षेत्र में जल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाना चाहिए। अब आप जानते कैसे, तो आप यदि किसान के बच्चे हैं, आप सब जानते कि इसमें से बहुत सारे किसान के बच्चे, तो जो खेती होता है ना बच्चों, वो बीच में होता है, इस कॉर्नर पर खेती नहीं होता है नहीं के बराबर होता है। तो यदि आपका ये खेत है तो इस खेत के प्रत्येक कॉर्नर पर यदि एक एक पौधा भी लगा दें, वैसा पौधा लगाना चाहिए जिससे फसल पर छाया ज्यादा न हो। क्यों, यदि फसल पर भी छाया यदि पड़ने लगा तो मेरा फसल अच्छा नहीं होगा। क्लियर। इसलिए हम वैसे पौधों को लगाए जो हमारे फसल को भी नुकसान ना पहुंचाए और हमारे मिट्टी में जल की भी उपलब्धता को क्या करे, वो बरकरार रखे। क्योंकि इस पौधा से यदि देखिए दो फायदा है, एक छाया नहीं बनेगा तो पौधा मेरा फसल भी होगा, दूसरा कि हमारे मिट्टी में जल की उपलब्धता बनी रहेगी, तीसरा कि इस पौधा से जो पत्ता गिरेगा ना बच्चों, वो सड़ गल के इस मिट्टी में क्या जैविक खाद का निर्माण होगा। और कोना पर तो कोई काम ही नहीं होता है, आप जाते देखते हैं हर जोतता है ट्रैक्टर वाला, तो कोना पूरा कोना जोत पाता है, उस कोना को यदि हमको जोतना है तो वहां पर हमको कुदाल चलाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे पेड़ है जो जिसमें क्या होता है, बड़ा बड़ा डाली नहीं होता। अब आम का थोड़ी लगा देंगे, आम में तो डाली होता है, वो छाया बनाता है। तो हमें उस प्रकार के पौधों का चयन करना चाहिए जो मिट्टी में क्या हो, जल की भी उपलब्धता करवावे, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को भी कंट्रोल करे, हमारे फसल को भी जैविक पदार्थ दे। इन सभी चीजों का क्या करना चाहिए, हमें उपयोग करना चाहिए, तभी जाकर के हमारे क्षेत्र में क्या जल संसाधन का सही ढंग से क्या होगा, उपलब्ध हो पाएगा। अन्यथा आने वाले समय में बच्चों, ये तो अभी दिखा रहा है ना 1342, हो सकता है कि 500 हो जाए। अब 500 हो जाएगा तो किसी को जल मिलेगा, किसी को जल नहीं मिलेगा। क्लियर, समझ रहा है क्या हम कह रहे हैं। तो ये था क्या, जल संसाधन का क्या उपयोग। अब देखिए अगला क्या है बच्चों, पेयजल। पेयजल तो जानते ही है, पीने वाला जल है ना, हम लोग जो जिसको क्या करते हैं अपने जीवन में उपयोग करते हैं। कहता है कि घरेलू कार्य के लिए, सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए, जन स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता तथा मल मूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों के लिए जल अत्यंत जरूरी है। नहीं है, हम लोग टॉयलेट जाते हैं पानी लेके जाते हैं, बाथरूम जाते हैं पानी लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कपड़ा साफ करना क्या करेंगे, जल का उपयोग नहीं करेंगे, खाना बनाएंगे जल का उपयोग नहीं करेंगे, करना पड़ेगा ना। तो उसी के लिए कहता है कि घरेलू कार्य। अब घरेलू कार्य में देख लीजिए ना क्या क्या काम है, खाना बनाने से लेकर, मुंह हाथ धोने से लेकर, स्नान करने से लेकर, कपड़ा धोने से लेकर, जितना काम है घरेलू कार्य। सिंचाई तो हमारे किसान जब तक सिंचाई खेतों में पानी नहीं देंगे तो क्या फसल उगेगा, नहीं उगेगा। फिर है उद्योग। उद्योग में भी बहुत सारे ऐसे उद्योग है जो जल पे ही निर्भर है, जैसे बर्फ का उद्योग। तो बर्फ क्या क्या से बनाएगा, जल से। इंक उद्योग, तो इंक में भी क्या जल का मात्रा होता है कि नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे उद्योग है जो जल पर क्या है निर्भर है। जैसे अब मान के चलिए बिजली उत्पादन कर रहा है तो उसमें भी तो जल चाहिए ना। किसमें, थर्मल पावर प्लांट में, या हाइड्रो पावर प्लांट में, या न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जहां पर जल का उपयोग होता है। अब हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, जैसे नाम है हाइड्रो पावर प्लांट, दूसरा थर्मल पावर। हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब क्या,
कि सीधे जल का उपयोग किसमें बदलना, विद्युत धारा में बनाना। जैसे हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में है, कहां पर, कटैया हाउस पावर जिसका नाम है। जब जाओगे यहां से वीरपुर, कभी जेल जाओगे ना तुम लोग, क्राइम करोगे तो जेल जाओगे। हाँ, तो देख लेना कि वहां पर कोई ठीक है, तुम लोग कब क्राइम कर दोगे, कोई ठीक है। आजकल किसी को भरोसा है, कब तुम लोग भोंक देगा किसी को। आजकल नौजवान को गुस्सा क्या आता है ज्यादा, नौजवान को कंट्रोल अपने गुस्सा पर होता है, वो कब क्राइम कर देगा कोई ठीक नहीं है। इसलिए कहते कि कम से कम क्या करना, अपने गुस्सा पर कंट्रोल करना, और जो अपने गुस्सा पर कंट्रोल कर लिया वही सही है। तो उस क्षेत्र में जब जाओगे ना, तो रास्ता में बीच में ही तुमको पता चल जाएगा, वहां पर पानी की इतनी प्रेशर से नीचे गिरता है ना, वहां पर पानी एकदम जोर से आवाज देता है, तो तुम समझ जाना कि वहां पर वही चीज है, यानी वहां पर बिजली उत्पादन होती है। उसका नाम है कटैया हाउस पावर हाइड्रो पावर प्लांट। दूसरा है थर्मल पावर प्लांट, यानी कोयला को जला करके पानी को गर्म करके भाप बनाया, और उस भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है, फिर बिजली उत्पादन किया जाता है। वहां भी जल की मतलब काम है। अब जैसे मान के चले न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसमें मतलब क्या, न्यूक्लियर चीज को मतलब क्या, जैसे यूरेनियम हो गया, उसको जलाता है, फिर उससे गर्मी निकलती है, उसको कूलिंग करने के लिए यानी ठंडा करने के लिए भी जल की क्या चाहिए, आवश्यकता होती। तो वहां भी हो गया, उद्योग में हो गया कि नहीं हो गया, उद्योग में हुआ ना वो प्रकार का। जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य में देखो तो जितना भी हम लोग को सुइया जो भोंकता है, उसमें को रहता है ना, पानी रहता है कि नहीं रहता है, तो जिसका पीएच मान क्या 7 रहता है, वो उस पानी को हम पी नहीं सकते हैं। तो वो भी क्या है, जल है कि नहीं है। स्वच्छता, गंदगी को साफ करने के लिए, मल मूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों के लिए जल अत्यंत क्या है, जरूरी है। करता जल विद्युत निर्माण तथा परमाणु संयंत्र शीतलक, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी, जल क्रीड़ा जैसे कार्यों की कल्पना बिना जल के नहीं की जा सकती है। अब देखो जल का कहां कहां उपयोग होता है। परमाणु अभी बताए ना कि परमाणु संयंत्र, वही न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहा है। शीतलक यानी ठंडा, पेयजल को ठंडा कर करके बेचा जाता है कि नहीं बेचा जाता है। मत्स्य पालन, जल कृषि, जल कृषि तो समझ ही रहे ना, जल कृषि का मतलब क्या, जल में कृषि, जैसे मखान, सिंघाड़ा खाते ना हम लोग, सिंघाड़ा, अरे छठ में चढ़ता ना सिंघाड़ा कांटा वाला, तो जल कृषि ना है वो कृषि नहीं है। एक कृषि होता सिंचाई के लिए, यहां पर जल कृषि है, यानी क्या, पानी में खेती हो रहा है। मखान का खेती पानी में होता है। जूट भी होता है, जूट को पानी में नहीं, जूट तो मान के चलो उपजाया जाता है पहले समतल भूमि पर, फिर उसको छुड़ाने के लिए पानी को क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। सही बात है, क्योंकि पानी उसमें से जो सोन जिसको हम लोग कहते हैं ना, पटसन, वो जो निकलता है, जब तक उसको फुलाएंगे नहीं पानी में तब तक वो नहीं निकलेगा। तो जल कृषि, वानिकी खेती, वानिकी का मतलब क्या बताए थे ना, वानिकी का मतलब क्या, पेड़ पौधे फल फूल जो लगाते हैं, बगीचा लगाते हैं, उसमें भी जल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जल क्रीड़ा यानी जल में खेलना, जल का क्रीड़ा देखे हैं कभी, तैराक सब नहीं तैरते रहता है ऐसे ऐसे करके, तो वो जल क्रीड़ा नहीं, उसमें भी प्राइज न होता, वो भी एक प्रकार, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, उस तरह से जल क्रीड़ा भी होता है। उसमें एक नाव से भी खेला जाता है, कि कौन नाव पहले जाएगा। एक होता तैराक, कि कौन पहले अपना वहां पर बाउंड्री दिया रहता, बाउंड्री का मतलब क्या, कि किसको उसको पार करना, वो भी विश्व लेवल पर खेल होता है। जैसे कार्य की कल्पना बिना जल का कर सकते हैं, ये सब जल के बिना होगा कोई काम। क्लियर है। अब देखिए पानी में क्या खेल रहा है, फुटबॉल है। ये फुट मतलब पैर का बॉल खेल रहा है, बास्केटबॉल, ये क्या है आपका, बास्केट बॉल, इसमें खेला जाता है। ये हम लोग के कॉलेज में था, इंजीनियरिंग कॉलेज में, ये देखते हैं ना, यहाँ पर सब रेस लगाया हुआ है, कौन हम पहुंचेंगे। देखते हैं सिंचाई का, देखते हैं ना, घूमने के लिए जाइएगा ना, जब आप प्रयागराज में जाइए, चाहे डल झील जाइए, जम्मू कश्मीर में जाइए, जहां पर ये व्यवस्था है, डल झील में इसका व्यवस्था है, ज्यादा वहां पर घुमाया जाता है। तो ये सब क्या है, सारा का सारा क्या है बच्चों, जल से ही है। अब देखिए ये जैसे भारत में
इसी तरह से पानी उधर रोक करके इधर पानी गिराया जाता है। भारत में जल संसाधन, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे। नहीं नहीं, ये कोई जरूरत नहीं है। ये तो आपको कहीं भी भारत के किसी भी जिस क्षेत्र में बड़ा बड़ा नदी है ना, वहां पर भी आपको देखने को ये मिल जाएगा। ये डैम है, ये डैम है। डैम से पानी को रोका जाता है। हाँ, जैसे भाई बताया ना कि जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, यहाँ भी डैम बना हुआ है, यानी चारों तरफ से उसको, दोनों तरफ से क्या घेर करके पानी को क्या किया गया, ऊंचा ले गया है। आप लोग इसमें पढ़िएगा, हीराकुंड डैम, हाँ बहुत सारा है, उस सभी पढ़ाएंगे आप लोग को, वहां पर समझिएगा थोड़ा सा। ये सब जितने भी कार्य है, जैसे ये कृषि है, धान की खेती है, ये सभी के लिए क्या चाहिए, जल की आवश्यकता होती है। ये था बच्चों क्या आज, ठीक है ना। अगले नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरह से पढ़ो जो कि यहीं पर याद हो जाए।